उनको ये लगा कि भाई अम्बेडकर को कोई एनेक्ट नहीं कर सकता। अम्बेडकर का कोई रोल नहीं, कोई आपको अम्बेडकर की कोई भी स्पीच से कहीं से उठा के 4 लाइनें दे देते थे कि अब इसको बोलिए, तो वो 4 लाइनें याद करने में सारी ज़िंदगी सारी रात लग जाती थी कि यार कैसे उसको परफॉर्म करें। और एक प्रेशर भी रहता था। हाँ, पे जाता था तो वहाँ देखता था एक पूरी बड़ी वॉल कम से कम भी 50 फीट की, उस पे हर एक चीज़ अम्बेडकर के बारे में, उसकी उनकी एक एक लाइफ की डिटेल। लोग सेट पे रहते थे तो डायरेक्टर जब भी गुजरती थी तो मैं से उनकी कॉस्ट, तो वो हर बार वो मेरी पैंट पकड़ ऐसे ऊपर खींच देते, कह रहे हो यहाँ तक ले डालता था फैट सूट, और पूरा हम लोग गेटअप में आ जाते थे। तो एक मतलब ये ऐसा लगता था कि ये इसने जो है बॉस लेवल पे कॉन्शियसनेस चेंज किया है मेरा, कि आप वो करके ना अब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। आने वाले टाइम में जब भी कास्ट की बात करेंगे तो अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि लोग यही जानना भी चाह रहे हैं क्या है अम्बेडकर। और इससे ऑलरेडी एक फ़ायदा ये हो रहा है कि अभी आप कॉन्फ्रेंसेस में भी देख रहे हैं कि जितने भी लोग नॉन दलित जो लोग हैं वो भी, या यहाँ के अमेरिकन, वो सब अम्बेडकर का नाम आपने कितनी बार सुना। अभी तो शुरुआत है और अम्बेडकर की ही सदी है ये, 21वीं सदी अम्बेडकर की सदी है। और जब मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी, तो ये पूरे ग्लोब में है। हाल ही में एक फिल्म की चर्चा काफ़ी चली। फिल्म का नाम है ओरिजिन, और इस फिल्म को एवा डुवर्ने ने बनाया है और उसका स्क्रिप्ट भी लिखा है। और ये फिल्म जो है वो कास्ट, एक बुक आई थी जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, खासतौर पे अम्बेडकराइट लोगों के बीच में, इज़ाबेल विल्किंसन की लिखी हुई किताब, उस पर ये बेस्ड है। और इस फिल्म में जाति की बात हुई है निश्चित तौर पे, और जब जाति की बात होगी तो भारत की भी बात होगी, भारत की बात होगी तो डॉक्टर अम्बेडकर के बिना वो पूरी नहीं होती है। और इस फिल्म में डॉक्टर अम्बेडकर भी मौजूद हैं, उनका भी रोल है, और गौरव पठानिया ने उस किरदार को निभाया है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में फिल्म में दिखेंगे, फिल्म ओरिजिन में। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम भी हो चुका है, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था एवा डुवर्ने को, सूरज इंग्रे भी थे उस वीडियो में, देखा गया था। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे समाज के 2 युवा स्कॉलर उस फिल्म में थे, सूरज इंग्रे भी उस फिल्म में हैं, गौरव भी हैं। लेकिन गौरव की भूमिका और गौरव का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गौरव के साथ उस फिल्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जुड़ गया है। गौरव हमारे साथ। गौरव, क्या है फिल्म में? सबसे पहले तो दलित दर्शक के व्यूअर्स को जय भीम, और धन्यवाद अशोक जी। तो फिल्म जो है, जैसा आपने बताया कि ये बेस्ड है एक बुक जो 2020 में आई थी, कास्ट द डिसकंटेंट ऑफ आवर टाइम, इज़ाबेल विल्किंसन की, जो बहुत पॉपुलर बुक हुई, जिसको ओपरा क्लब में भी रखा गया। और आज अभी एकेडमिक्स में मेरे ख्याल से ये सबसे पॉपुलर बुक है आज के टाइम की। और उस बुक ने एक नया डिस्कोर्स चलाया। तो डिस्कोर्स क्या था कि इस बुक का जो थीम है वो है कि ये ऑथर की जर्नी है कि वो दिखाते हैं कि कैसे उसने रेस को कास्ट से समझा, पहले होलोकास्ट से समझा, जो जर्मनी में नाजी के टाइम में हुआ था होलोकास्ट, उसको और कास्ट को और रेस को उसने तीनों को इंटरलिंक किया। और ये बताया बेसिकली कि ये सब एक ही चीज़ें हैं, इनका सबका ओरिजिन एक है। तो इसलिए मूवी का नाम भी ओरिजिन रखा भी। ये ओरिजिन जो है वो है कि कैसे कुछ लोग जो है अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, जैसे अपने यहाँ लोग जो जिन्हें डालते हैं ये सुपीरियर मानते हैं क्योंकि वो कुछ सेक्शन को अलाउड है। इसी तरह जो रेस, वाइट रेस है, जो वो समझते हैं कि ब्लैक और इन्फीरियर ना। तो इसको लेके जो है ये जो थीसिस डेवलप किया, इस पे ये क्या फिर आई एवा डुवर्ने, जो कि बड़ी पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर हैं, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर एंट्री की, फीमेल डायरेक्टर। और उनकी बनाई हुई जो मूवीज़ हैं वो जैसे सेल्मा, 13th, दे कैन सी अस, और ऐसे तमाम उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ फिल्म भी बनाई हैं। लेकिन उनकी फ़िल्म का जो स्टाइल है वो बहुत ही डीप है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोई फ़न वॉच है, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने अगर मराठी मूवी देखी, एक फैंड्री मूवी करके आई थी ना, मंजुले की, तो अब वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इतना सीरियस थीम को लेके, जैसे तो सबसे पहले उन्होंने MLK की लाइफ पे बनाई थी, अगर आप ये देख रहे हैं स्टैचू,
MLK ओके, के, ओके। मार्टिन लूथर किंग के। और वो जो मूवी का नाम था सेल्मा, वो आज यहाँ US की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में मतलब ए वीडियो रिसोर्स के तौर पे दिखाई जाती है, क्योंकि उससे पावरफुल मूवी अभी तक MLK पे नहीं आई कोई, बायोग्राफी थी। तो अब एवा डुवर्ने ने क्या किया, तो एवा डुवर्ने जो है वो इज़ाबेल की फ्रेंड थी। तो अब मैं इसमें ये बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने इस पे मूवी बनाने का सोचा, हाँ, क्योंकि है ना? एक स्टोरी होती है जी जी। किसी भी चीज़ की। तो इज़ाबेल विल्करसन जो ऑथर हैं, वो 2010 में उनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था अपनी एक बुक के लिए, जो पहली बुक थी बड़ी पॉपुलर, जिसमें उन्होंने बहुत सालों काम करके लिखी गई थी, वो थी यहाँ के ब्लैक माइग्रेशन के विद इन US। और उसमें उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा लोगों का इन डेप्थ इंटरव्यू किया था। तो उसी पे उनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, और उस टाइम ओबामा प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने भी पढ़ी वो बुक, और वो भी मिले उससे, तो एक बड़ा नाम बन गई थी। तो उसके बाद जाहिर है कि वो जो भी लिखेंगी वो पॉपुलर होगा, उसका है डिस्कशन ना? हाँ होगा। हाँ जी। तो फिर उन्होंने करीब 8-9 साल लिए ये जो काम कर रही थी। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग कहिए या जो दुखदाई पार्ट था इस बुक का, कि जब वो लिख रही थी इसको, उसी के दौरान उनकी मदर चल बसी, उनके हस्बैंड चल बसे, और उनकी जो सबसे जिगरी दोस्त थी, सबसे जिगरी दोस्त वो चल बसी। तो यानी कि 3 इम्पोर्टेंट पीपल उनके लाइफ के वो चले गए। तो उनके पास बचा क्या, तो सिर्फ ये बुक बची। तो उन्होंने इसमें पूरी जान लगाई जितना वो कर सकते थे। अब जो डायरेक्टर हैं, उनको जब ये स्टोरी पता चली, तो क्योंकि एक फ्रेंड अपने, है ना, तो उन्होंने उन्होंने भी उतना इमोशन लगा के बुक को आधार मान के एक फिल्म स्क्रिप्ट तैयार करी। और उस स्क्रिप्ट में उन्होंने, अब फिल्म जब स्क्रिप्ट बुक से जब उसमें बनती है, तो उसमें फिर काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन वो एक बड़ी ही शानदार स्क्रिप्ट थी जो कि जिसको मूवी के तौर पे रखा गया। तो ये पूरी हाँ, कहानी ये है कहानी फिल्म बनने बैकग्राउंड की, की, मतलब किताब से फिल्म बनने की जी। आप कैसे जुड़े इससे, और कैसे पता चला कि फिल्म बन रही है, डॉक्टर अंबेडकर को ढूंढा जा रहा है एक रोल के लिए? कैसे जी जी। तो इसमें दूसरा पॉइंट एवा डुवर्ने के बारे में ये है कि मतलब आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको कभी लगेगा नहीं कि ये कोई सेलिब्रिटी है। हाँ, क्योंकि उसका जो बात करने का जो उसका अप्रोच है लोगों से मिलने का, वो एकदम एक कार्यकर्ता की तरह, एक एक्टिविस्ट की तरह। तो उसका जब उन्होंने ये पढ़ा और कास्ट और अम्बेडकर का स्ट्रगल पढ़ा, तो उनको ये लगा कि भाई अम्बेडकर को कोई एनेक्ट नहीं कर सकता, अम्बेडकर का कोई रोल नहीं कर सकता, है ना? कहलवा नहीं सकते आप अम्बेडकर से कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी से आप क्या डायलॉग बुलवाएंगे, है ना? और तो फिर और उसमें ये था क्योंकि कास्ट उनको दिखाना था, और अब कास्ट की बात करेंगे तो अम्बेडकर की बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये किया कि हम लोग जो है, ये जो प्रोफेशनल हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर, इनसे नहीं करेंगे, हम लोग जो है, जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो हाँ जिनका दिल, जी जिनका दिल में बाबा साहब बसते हैं, तो उनसे बात किया जाए। तो उन्होंने एक ओपन कॉल दिया लास्ट ईयर अक्टूबर में, और अभी जैसे मैं और लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चला कि काफ़ी लगभग जो है 40 के करीब लोगों ने सॉर्ट आउट किए थे, वो शॉर्ट लिस्ट हुए, और फिर उन्होंने वो इंटरव्यू अपने शुरू किए, ऑडिशन जो उनको बोलते हैं। तो उसमें ऑडिशन प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता, तो लेकिन फाइनली जो है वो जब हुआ, तो उसमें उनका गोल ये था कि मेरी बात हुई जो डेवा से कि भाई आपने फिर जो है मुझे क्यों सिलेक्ट किया। तो उनका कहना ये था कि मैं जो है इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि भाई कोई स्कॉलर उसको रिप्रेजेंट करे, और क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में, तो कह रही है कि वो कैरेक्टर आपके उस पर फिट बैठता है, और आपको कैमरा की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सारा दिन ही कैमरा में रहते हैं, लोगों की नज़रों में रहते हैं, हाँ जी, ओरिएंटेशन में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडिशन बताया आपने, ऑडिशन एक बड़ा पार्ट होता है, और जिस तरीके से इस एवा डुवर्ने जैसे लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं, जो काफ़ी सीरियस बनाते हैं, कि कैरेक्टर को परखते हैं, आपका ऑडियंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कितने दिन चला ऑडिशन? तो ये मेरे लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा नया वो था।
तो मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं LA से, लॉस एंजलिस से एक मेरे मित्र हैं जो कि जिनका नाम है सिद्धार्थ वल्लीचार्ला। तो उन्होंने, वो तेलुगु हैं, हैदराबाद से, और यहाँ बेस्ड मेरी भी हैं। पहचान है जी जी सिद्धार्थ जी से। जी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये है और आप करिए। तो क्योंकि मैं तो एक्टर नहीं हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप करिए अप्लाई, और इसको तो जैसे ही फिर उन्होंने, मैं फर्स्ट राउंड में गया, फिर उसमें उन्होंने गाइड भी किया मुझे काफ़ी कि आप ऐसे ऐसे करिए। पर ये मेरे लिए सब इतना नया था, क्योंकि हम है ही नहीं उस लाइन के, तो मुझे सही बात है। लेकिन जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग भी था कि भाई ये अचानक से वो कोई आपको अंबेडकर की कोई भी स्पीच से कहीं से उठा के 4 लाइनें दे देते थे कि अब इसको बोली। तो अब वो 4 लाइनें याद करने में सारी ज़िंदगी सारी रात लग जाती थी कि यार कैसे उसको परफॉर्म करें, और एक प्रेशर भी रहता था। हाँ। तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ तो वो कह रहे हैं अब जो है अंबेडकर इसी बात को बातचीत में कैसे बोलेंगे, फिर कहेंगे अच्छा अंबेडकर गुस्से में कैसे बोलेंगे इसको, ओके। हाँ। तो इसी को फनी उसमें कैसे बोलेंगे, तो वो उनके अपने होते होंगे क्या टेस्ट करते हैं वो में उन्होंने, अच्छा एक्सप्रेशन देखते जी जी जी। तो फर्स्ट राउंड में ये रहता है कि वो आपको ऑलरेडी एक सिचुएशन दे देते हैं, आपके पास टाइम है उसको वो करने का, लेकिन वो इतना जल्दी होता है कि आप जो है, लगता है जैसे आज दिया, कहेंगे कि कल है आपका। तो वो फिर उसमें जब तक वो नहीं होता तो आपके दिमाग में रहता है, अच्छा फिर आप, क्योंकि सब जूम पे हुआ ही, तो ये अब हमें जूम पे ऑडिशन हो रहा सब था। कुछ, क्योंकि इतने लोगों को कहाँ वो बुलाते हैं, हैं। तो सबका जो है जूम पे उन्होंने लिया, और बार बार जो है अच्छा फिर उनमें हमें ही देखना था कि लाइटिंग ठीक है कि नहीं, ये सब हमें ही करना। तो वो हमने किया। तो उसके बाद जो है मिशेल की हेल्प लगी होगी। हाँ। तो मैं वो सोचता कि चलो अच्छा अब ये निपट गया, फिर अगले दिन कोई और एक और एक्सरसाइज लंबा आ चला। तो वो कम से कम भी 5 राउंड में ऐसा हुआ उनका, और वो फाइनली जब उन्होंने वो किया, फिर उसमें वो कई बार ये भी कहते हैं कि अब ये ड्रेस डाल के देखिए, तो उनका अपना वो स्टाइल रहता है। तो फिर फाइनली फिर मेरी डायरेक्टर से बात हुई, क्योंकि ये तो कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं ना। तो जब उन्होंने फाइनल वो किया, तो फिर मैंने जब पूछा कि भाई ये आपने क्यों सिलेक्ट किया, किस तरीके से, तो उन्होंने ये फिर बताया कि वो क्या देख रहे थे। तो पहली बार सब कुछ जब फाइनल हो गया, हाँ। एवा डुवर्ने के सामने आप बैठे, मिले उनसे, बड़ा नाम है, कैसी रही मुलाकात? तो उन्होंने पहले मेरी लाइफ के बारे में पूछा, अच्छा, कि भी आप बताइए थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारा ये करके आपको फाइनल किया है। तो फिर मैंने अपनी एजुकेशन, हाँ, तो वही उसका वो पर्पस था कि वो चाहती थी कि वो जर्नी, वो एक्सपीरियंस, ये कैसे कनेक्ट हुए आप अम्बेडकर से। और मुझे लगता है वही आपका भी सवाल है कि कैसे कनेक्ट हुए, क्योंकि अब मैं बचपन से जुड़ा रहा, क्योंकि मेरे फादर बामसेफ में काम किया उन्होंने। तो आपने उससे सारी जर्नी बताई? हाँ, तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे फादर बामसेफ में थे, और वहाँ से मैं अम्बेडकर से जुड़ा, और मैं अम्बेडकर की ओरिजिनल राइटिंग मैंने बाद में पढ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आके, लेकिन उससे पहले हम लोग, जैसे अभी आप दलित दस्तक मैगजीन चलाते हैं, तो उस टाइम में जितनी ये, चाहे कांशीराम जी की बहुजन संगठक आती थी, जो चीज़ें आती थी आंदोलन से जुड़ी हुई, और मुझे लगता है यूपी खासकर नॉर्थ से जितना छपता था, कुछ जो आता था मेरे पास, मैं चाइल्ड बच्चा था स्कूल में, तो मैं वो पढ़ता था। स्कूल की किताबों में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन ये पढ़ के तो मैं क्या करता था ना, कि जैसे अम्बेडकर की अभी भी मेरे घर पे रखी हैं, तो मैं अखबारों से ना उनकी हेडिंग वो काट के, अम्बेडकर की कोट, वो कहते थे ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा ना वो गुर्राएगा, वो शांत नहीं बैठ, तो ऐसी ऐसी सब मैंने काट के ना मैं अपनी एक डायरी बना के रखता था। तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी, तो उससे ये चलता रहा। तो ऐसे मैंने बोला कि फिर एजुकेशन हुआ, और मुझे लगता है हायर एजुकेशन में आने का, PhD करने का, अब जब हम देखते थे कि बाबा साहब की फ़ोटो लगी घर पे, उस पर 3-4 PhD लिखी हुई हैं, तो मुझे लगता है यार हम एक ही कर पाए जीवन में तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आई थिंक वो सारा इंस्पिरेशन, और फिर जितना भी स्ट्रगल रहा, चाहे वो जाति को लेके, कैसे आप उससे ओवरकम करते हैं, वो सारा स्ट्रगल मुझे लगता है आते फिर अब तो हम लोग अपने आप को प्रिविलेज मानते हैं कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग अब कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब की, चूँकि आप बचपन से जानते थे, फादर बामसेफ में थे, तो उस तरीके से आपकी ट्रेनिंग हुई। बाबा साहब की भूमिका में उस हीरो को जिसको आप बचपन से देखते थे कि बाबा साहब हम सबके लिए एक बहुत बड़े आइकॉन हैं,
उसकी भूमिका में खुद का होना हम्म, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? हाँ, और जब आप पहली बार उस कॉस्ट्यूम में तैयार हो गए, क्योंकि मैंने वो तस्वीर देखी है आपकी, आपका जो कॉस्ट्यूम है या फिर आपका जो मेकअप है बहुत सिमिलर है। जी जी। कितनी बड़ी बात थी बाबा साहब की भूमिका में होना, और पहला शॉट्स के समय क्या चल रहा था? तो जब मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो मैंने कहा तो अब मुझे क्या करना है। तो टाइम बहुत कम था उसमें, सिर्फ मेरे ख्याल से 1 महीने बाद ही उन्होंने शूटिंग शुरू करनी थी। तो डायरेक्टर ने जो मुझे बात बोली, मैं हंसा काफ़ी। वो कह रहे अब जो है आपको सिर्फ खाना है रोज़, और बर्गर खाइए, जो खाना है, आपको वेट बढ़ाना है। अब 1 महीने में तो वेट नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं हंसा कुछ, क्यों मैंने कहा देखिए कितना ये भी जो है बाबा साहब की कृपा है, उनका रोल करने का, तो ये कितनी बड़ी बात है ना। तो मैं बल्कि मतलब खुशी से रोया गया। देखो किस तरीके से जो है मतलब बाबा साहब कितना, अभी भी उनका आशीर्वाद है। तो हमने वो किया, लेकिन तो उसमें मुझे फैट सूट डालना था, क्योंकि बाबा साहब का जो वो देखना चाह रहे थे डायरेक्टर का, कि वो चाह रहे थे लुक कि एक जो हाँ, वो नहीं, वो बेसिकली मिडिल एज्ड कह लीजिए या ओल्डर अम्बेडकर। तो क्योंकि जो यंगर या बच्चे का था वो उन्होंने इंडिया से लिया कोई, तो उसमें उन्होंने जो सूट तैयार किया और उसी टाइम का फैब्रिक तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बहुत ही रिसर्च किया हुआ था। तो जब मैं सेट पे जाता था तो वहाँ देखता था एक पूरी बड़ी वॉल, कम से कम भी 50 फीट की, उस पे हर एक चीज़ अम्बेडकर के बारे में, उसकी उनकी उनकी एक एक लाइफ की डिटेल। तो जैसे मुझे उन, क्योंकि अच्छा ये यहाँ के लोग जब मूवी बनाते हैं तो ये रिसर्च बेस वो करते हैं, ये नहीं करेंगे कि कोई भी फ़ोटो ले लिया और उसके जैसा करनी। तो ये वही वो करेंगे जो आर्काइवल में बेस्ड है। जैसे जैसे मुझे पता चला, उन्होंने देखा कि जो फ़ोटोज़ जितनी भी उनकी आर्काइवल में मिली, एक जैसे अम्बेडकर कभी अंगूठी नहीं डालते थे, रिंग नहीं डालते थे, तो ये नहीं डाल सकते फिर, राइट। तो वो सारी चीज़ें उनको मैच करनी है। पेन का स्टाइल क्या था, इवन बुक जो होल्ड करते थे ना, एग्जैक्टली वही बुक। तो इनकी जो रिसर्च टीम थी, उन्होंने चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर करें या कहीं जाएं किसी पुराने स्टोर में, वही एग्जैक्ट वही सेम ला के, तो इनको एक एक चीज़ फैब्रिक से लेके शूज़ इवन, जबकि शूज़ तो आती भी नहीं है उसमें, लेकिन शूज़ जो थे वो उसी टाइम के 1920 25 30 उस टाइम के वही शूज़। और ये जो सस्पेंडर रहता है और बेल्ट रहता है, वो सब एक थोड़ा सा ऊंचा करके तस्वीर आती है हाँ, क्योंकि वो यहाँ तक थे ना, यहाँ तक डालते थे पैंट उनकी। तो जब भी हम लोग सेट पे रहते थे तो डायरेक्टर जब भी गुजरती थी तो मैं ऐसे उनकी कॉस्ट, तो वो हर बार वो मेरी पैंट पकड़ ऐसे ऊपर खींच कह रही हो यहाँ तक लेके आओ उनको। तो वो इंटरेस्टिंग था कि वो कैसे कैरेक्टर से वो भी जुड़ी रहती हैं। तो हाँ, ये सारे एक्सपीरियंस रहे उनको परफॉर्म करने में। तो जब हम लोग, तो हाँ, तो आपने पूछा कि कैसे, तो जब मैं वो डालता था फैट सूट और पूरा हम लोग गेटअप में आ जाते थे, तो एक मतलब ये ऐसा लगता था कि ये इसने जो है बॉस लेवल पे कॉन्शियसनेस चेंज किया है मेरा, कि आप वो करके ना अब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। आप एक तरह से आप प्रिटेंड करते हैं कि वही हैं आप, तो अब आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए, है ना। तो वैसा एक और जिम्मेदारी, और आप एक बड़ी सीरियसनेस आती है कि भाई यार आप ऐसे ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ मूवीज़ के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, और मुझे लगता है हम सब में उसका अंश है कहीं ना कहीं। शूटिंग कहाँ कहाँ हुई थी, कितने दिन चली, और आपकी शूटिंग? तो जो फिल्म का पूरा शूटिंग मतलब ये अमेरिका का जितना भी हुआ वो सब एक ही जगह पे हुआ था, वो था सवेना जॉर्जिया में। हाँ, तो सारी शूटिंग वहाँ हुई। फिर उसके बाद जो कुछ पार्ट जर्मनी के थे और कुछ सीन इंडिया के थे, तो उसके लिए ट्रैवल किए। तो मेरे ख्याल से 3 महीने चला हुआ टोटल, तो 3 महीने में उन्होंने सारा वो कर दिया, क्योंकि अम्बेडकर का तो पार्ट है बस छोटा सा, मेन जो फोकस था वो रेस और होलोकास्ट और उस पर, तो उसके लिए उन्होंने पूरी, जैसे मैं देख रहा था सेट पे पूरी नाजी आर्मी तैयार कर रखी थी, और आपके वहाँ जो है वही उसी स्टाइल की कारें, उसी सदी का 1920 25 30 उस टाइम के जो है वही कारें, वही कॉस्ट्यूम, और वो सारा सीन तो रिक्रिएट किया उन्होंने। तो जैसे सवेना में एक नदी है, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया कि बाहर का मतलब बॉम्बे का जैसे, तो ऐसा लगता नहीं है कि कैसे वो रिक्रिएट कर देते हैं। लेकिन जो चाइल्ड अम्बेडकर के सीन थे उसके लिए वो इंडिया गए। जी जी। ओके। तो आपके ऊपर आप
की भूमिका जो है पूरे फिल्म में, कितने देर का शूट हुआ आपका, कितने देर दिखने वाले हैं? तो उसमें जो हमारा शूटिंग हुआ वो तो उन्होंने और आपके जरिए क्या कहना चाह रही हैं डायरेक्टर? जी जी जी। तो इसमें जो है इसको ये मानिए कि ये जो है ये एक तरह से इंट्रोडक्शन टू अम्बेडकर है। ओके। क्योंकि आज तक हॉलीवुड में कभी ऐसा किया नहीं कि ये सिर्फ जो है इंट्रोड्यूस किया गया अम्बेडकर को, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। तो शूटिंग तो वो करते हैं पूरा पूरा दिन, जैसे 3-3 4-4 दिन शूटिंग करते हैं, लेकिन फिर उसमें से वो कुछ सेकंड्स में उसको शॉट कर देते हैं, क्योंकि जो भी उन डायरेक्टर को पता रहता है अभी फोकस कहाँ करना है, क्योंकि इसमें जो फोकस है वो है इज़ाबेल ऑथर की जर्नी पे, जो कि इतनी सीरियस जर्नी है, और उसके ज़रिए फिर ये सब इश्यूज़ वो करना। तो मुझे लगता है तो यहाँ अम्बेडकर का जो, अच्छा फिर अम्बेडकर का तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कुछ टाइम का, और फिर जब इंडिया जाते हैं तो वहाँ कुछ स्कॉलर से डिस्कशन है, जैसे उसमें सूरज है, तो और कई 4-5 और उनके साथ स्कॉलर बैठे हैं, उनसे बातचीत है, वो समझना चाह रही हैं भाई अब 100 साल बाद अब क्या हो रहा है कास्ट में। तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ दिखाया हुआ है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ लोग बैठे हैं और वो पूछ रही हैं इज़ाबेल कि भाई अभी क्या हो रहा है। तो इसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो कि किसी ने नहीं आज तक किया हॉलीवुड में। तो कि आप सोचिए कि जो मैनुअल स्क्वेंजर जो काम करते हैं मैन होल में जाके, उसका इतना मतलब वो जो दर्दनाक पिक्चराइजेशन है उसको हाईलाइट करना, ये अपने आप में बहुत वो है। तो इस तरीके के काफ़ी इश्यूज़ पे बात है। तो कास्ट का मतलब डीपर एनालिसिस है इसमें। ओके। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप कह रहे हैं कि हॉलीवुड में इस तरीके से नहीं दिखाया गया, इतने सीरियस तरीके से, तो जब इस फिल्म के जरिए उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो आप कह रहे हैं, उसका कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर से, प्रोफेसर क्रिस्टोफर से, तो उनका कहना था कि जब हम बात करते हैं बच्चों से यहाँ के, तो दे ऑल नो अबाउट गांधी बट दे डिड नॉट अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर। कोई फ़र्क पड़ेगा अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, या अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जब इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म आती है, अलग अलग भाषाओं में रिलीज होती है, तो दुनिया भर के लोग देखते हैं? जी 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 जी। तो इसमें तो जैसे आप देखें कि जो इज़ाबेल है वो बार बार अम्बेडकर की किताब पढ़ती है, तो फिर अम्बेडकर अपीयर होते हैं उस पे सीन पर्दे पे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी लोग यहाँ पे अब आने वाले टाइम में जब भी कास्ट की बात करेंगे तो अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि लोग यही जानना भी चाह रहे हैं भी क्या है अम्बेडकर। और इससे ऑलरेडी एक फ़ायदा ये हो रहा है कि अभी आप कॉन्फ्रेंसेस में भी देख रहे हैं कि जितने भी लोग नॉन दलित जो लोग हैं वो भी, या यहाँ के अमेरिकन, वो सब अम्बेडकर का नाम आपने कितनी बार सुना। और अभी उसके साथ ये भी मैं ऐड करूं कि ये देखिए एकेडमिक्स और एक्टिविज़म किस तरीके से साथ साथ चल रहा है। अभी आपने देखा होगा अशोक जी ने ये भी कवर किया जो सबसे बड़ा स्टैचू लगा है अम्बेडकर का। तो अब ये सब मुझे लगता है होलिस्टिक प्रोसेस है, अभी तो शुरुआत है। और अम्बेडकर की ही सदी है ये, 21वीं सदी अम्बेडकर की सदी है। और जब मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी, तो ये पूरे ग्लोब में है। अभी आप देखिए यूके में हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं वो कितना काम कर रहे हैं। तो ये आना ही है। गौरव पठानिया की ज़िंदगी में कुछ बदला अम्बेडकर के रोल के बाद? हाँ। मुझे लगता है कि ये तो एक मोमेंट्री हर चीज़ है, लेकिन लोग अगर अम्बेडकर को और जान पाएँ और थोड़ा उसमें हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर पाएँ कुछ 1%, तो वो बड़ी बात है। मतलब उनको मैच करने के लिए तो अलग ना, मतलब एक नया जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन जो भी हम लोग कर पाए, आई थिंक मैं तो उनके लिए उसका तहे दिल से शुक्रिया हूँ कि भी ये सब मौके मिले। और इसमें हमारे और कितने साथी जुड़े रहे इस पूरे प्रोजेक्ट में, और उन्होंने बहुत तो किया और बदलेगा। मतलब ये तो एक ग्रेजुअल चेंज है, ये तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली कैसे। हाँ, उससे ये है कि राइटिंग में भी फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे हम लोग कितने सालों से लिख रहे हैं, अब लगता है कि नहीं, हम लोगों को और जिम्मेदारी से लिखना है, और सिर्फ पब्लिश करने के लिए नहीं लिखना है, और उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और हम लोग वो रिगर जो है ना, अम्बेडकर की तरह जो मेहनत है वो हम लोग अगर कर पाएँ अपने जीवन में, तो मैं तो
यही संदेश लिया उनकी लाइफ से कि हमें और मेहनत करनी है, वो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शॉर्टकट नहीं अपनाना जी है। जी जी। ओके, आपकी जर्नी, आखिरी सवाल है, शॉर्ट में बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और अभी आप तो पढ़ा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो मेरा जो जन्म है कुरुक्षेत्र के एक गांव है, गुमथला गड़ू करके गांव है, पेहोवा तहसील में पड़ता है। तो वहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई, फिर हम लोग शहर मूव किए जहाँ अभी भी हमारा घर है कैथल में। तो वहाँ से हमने वो किया, फिर मैं जो है पढ़ाई, क्योंकि किसी ने गाइडेंस किया नहीं। मेरे फादर हालांकि पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका भी एक लिमिटेड ये था, भाई बीए कर लेंगे, यहीं कहीं क्लर्क लग जाएंगे, तो यही उनका वो था, भाई ये हो ही जाएगा, यही सोच पाते थे लोग हाँ हमारे जी जी parents। जी। बाद में किसी ने जेएनयू का रास्ता दिखाया, तो फिर लगा दुनिया तो कुछ हो रहा है यार, हम लोग तो ना। तो मैं मानता हूँ कि हम लोग जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि हम लोग कुएं के मेंढक हैं। तो जब हम लोग दिल्ली मूव हुए, मैं दिल्ली आया पढ़ने, तो तब मुझे समझ आया यार, मैं वहाँ था तो एक कुएं का मेंढक था, तो अब यहाँ देखा तो यहाँ तो बड़ा भी, ये तो नहर है, समंदर। हाँ, फिर अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो यहाँ लगता है अशोक जी मुझे कि हम हैं अभी भी मेंढक, लेकिन अब हम लोग समंदर के मेंढक बने। तो अभी कितना कुछ जानने का। मुझे आइंस्टाइन की बात याद आती है। वो कहते हैं कि उनसे बाद में किसी ने पूछा कि भी आप कैसे, आप तो सबसे बड़े वो हैं नॉलेजेबल आदमी, तो आप कैसे देखते हैं लाइफ को। वो कहते हैं कि मुझे अब इतनी बुजुर्ग एज में, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं एक समुंदर के किनारे खड़ा हूँ, और मैं जो है ना, जो वहाँ कंकर पत्थर, तो मैं लग रहा है कि मैं बस उसी को जान पाया हूँ। ये तो बहुत गहरा समुंदर, तो मैं उतरा ही नहीं हूँ। तो आई थिंक जब बाबा साहब को आप पढ़ते हैं तो एक समंदर है, हम लोग तो छोटा सा कुछ अभी कर पाए हैं, पढ़ पाए, जान पाए हैं, लेकिन बहुत बड़ा समंदर है। और ये तो ये लंबी जर्नी जी जी। फिल्म कब रिलीज हो रही है भाई? तो ये है दिसंबर में पहले यहाँ थिएटर्स में आएगी, फिर वो उसको ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उस पे। कितनी भाषाओं में रिलीज हो रही है पता है? ये नंबर तो नहीं पता, पर आई थिंक जो आजकल जो भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वो लगभग मेरे ख्याल से 20-25 लैंग्वेज तो रहती हैं। तो मोस्टली हिंदी होना ही चाहिए। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि उसमें, अच्छा हाँ, मैं भूल गया बताना कि उसमें इंडिया से भी ना काफ़ी एक बड़ी टीम है जो काम कर रही थी साथ में, तो वो लोग शायद कर रहे होंगे काम इस पे। तो ये काफ़ी, तो ये इमेजिन करिए 3 कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट था ये, यूएस, जर्मनी और इंडिया। तो वहाँ के जो लोकल डायरेक्टर होंगे या उनके जो कोलैबोरेशन में, तो उन सब ने मिल के काम किया इसमें। तो तब इतनी बड़ी फिल्म बन पाई है। और उस फिल्म से गौरव पठानिया जी का जुड़ना, जो कि अम्बेडकरी समाज से हैं, एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है और समाज के लिए गर्व की बात है। आपका डेब्यू हो गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप और ज़्यादा रोल में दिखें गौरव भाई, है ना। थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू अशोक जी, जय भीम सबको जी। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और ये फिल्म आएगी तो गौरव भाई दिखेंगे ही।